नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में जीएनटीसीडी कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को यह राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जाएगी। कानून में कहा गया है कि उपराज्यपाल को अनावश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करेगा और निर्वाचित सरकार राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से विमल किशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले विमल किशोर जी, आपके साथ स्वागत करना चाहेंगे। सर, देखिए, जिस तरीके से हंगामा मचाया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, लगातार विरोध किया गया कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी ना हो, आज उसे अधिसूचित कर दिया गया है। यानी कि अब हम ये मान लेते हैं कि दिल्ली में सरकार का मतलब अब बस उपराज्यपाल है। विमल किशोर जी, ये सीधा सीधा तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। चुनी सरकार को चोर दरवाजे से अपने कब्जे में करना चाह रही थी बीजेपी, और ये नई बात नहीं है। इससे पहले आप देखिए, कई राज्यों में इन्होंने खरीद फरोख्त करके अच्छी चुनी सरकार को गिराया या गिराने की कोशिश की, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा बहुत से उदाहरण है। ये वास्तव में हिटलर की चाल चल रहे हैं। ये तानाशाही पे उतर गए हैं। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकारें हैं बीजेपी वाले। ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। जब दिल्ली के अंदर इनके पांव नहीं जम सके, इनको लगा दिल्ली में हम कभी आ ही नहीं सकते, अभी इन्होंने मुंह की खाई थी इस इलेक्शन में, तो इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद इनको लगा हम इनको केजरीवाल व्यवस्था तो हिला नहीं सकते, तो चोर दरवाजे से केजरीवाल सरकार के फर्क उतरने के लिए ये कदम उठाया गया। इससे पहले भी केजरीवाल की जन नीतियों को लागू करने में एलजी अड़ंगा लगाते रहे हैं, और अब सरकार ही एलजी हो गई है। तो फिर ये सरकार की जरूरत क्या है? चुनाव की जरूरत क्या है? क्यों जनता को बेवकूफ बरगला रहे हो? जनता ने जो सरकार चुनी है वो सरकार ना होकर बीजेपी ने एलजी बिठा दे वो सरकार है। ये तो मतलब न्याय संगत ना हुआ, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। ये सीधा सीधा तानाशाही है। ठीक है राहुल आनंद जी, क्या ये सीधे सीधे तानाशाही है? कोरोना का इतना बड़ा संकट चल रहा है और उस संकट के बीच सरकार ने इन प्रावधानों को लागू कर दिया है। अभी इतनी क्या जरूरत आ रही थी सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी का एक बयान आया था, कल का एक बयान था जिसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उसके लिए उन्होंने बीजेपी को और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और अपनी बातों से वो बच रहे थे। सबसे अहम बात। दूसरी बात, जब मार्च में इस कानून को पास किया गया था तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पास भी अपनी अर्जी लगाई थी। तो सबसे पहली बात यह है कि इनको समझना होगा कि इनके अधिकार क्षेत्र क्या है। दिल्ली सरकार के पास मुख्यतः 4 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं। इनके जो प्रवक्ता आपके साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं विमल जी को, उनको मैं कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि अभी तक आप इस बातों से अवगत नहीं होंगे। आपकी जो पहली है अधिकार क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य, दूसरा है जमीन से संबंधित, तीसरा है पुलिस से संबंधित और चौथा है पब्लिक ऑर्डर। ये ही दिल्ली
दिल्ली सरकार के 4 अधिकार हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, स्वास्थ्य, जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। 90 के दशक की भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जब कांग्रेस भी सत्ता में रहा करती थी, तो ऑर्डर किया था जिसमें एलजी को वहां की गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार एलजी से आदेश लेती थी, फिर बाद में रद्द कर दिया गया, फिर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन आपकी ही बातों को मैं रेखांकित करता हूं कि अगर जब मुसीबत का समय आया, खास करके कोविड का, पल्लवी जी जो आपने पूछा है उस पर मैं बता रहा हूं, जिसमें आपने कहा कि कोविड के समय में इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो पहले तो ये साबित करना है इनके प्रवक्ताओं को कि कोविड के समय में आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट गए। आपने इस तरह का बेतुका बयान क्यों दे दिया कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है, जबकि जनता ने आप पे भरोसा करके आपको अधिकार दिए थे इसको ठीक करने के लिए। तो इससे आपको बचना नहीं चाहिए था, जो कमी थी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। और जो भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं आजकल, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बातों में केवल फ्रस्ट्रेशन ही झलकता है। और जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, लोकतंत्र का काला अध्याय की जो बात करते हैं, तो इनको एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि लोकतंत्र सिर्फ आप ही नहीं चलाते हैं, हमें भी जनता ने चुना है, हमें भी जनता ने सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन जब दिल्ली आज संकट की परिस्थिति में आई थी, तो फिर आप क्यों बच रहे थे? क्या आप लोकतंत्र के साथ छलावा नहीं कर रहे थे, जिनका आप वोट लेकर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं? जबकि जब आप सत्ता में हैं, ये आपका अधिकार बनता है, आपको इसको अपने अपने नजरिए से दूर करना चाहिए। और सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के और एलजी के अधिकारों को स्पष्ट किया था। यही बातें ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो बार बार ये बातों को कहते हैं कि दिल्ली में फिर सरकार की क्या आवश्यकता है। तो रजामंदी की बात हो रही है यहाँ पे, जो 15 दिन पहले में जो विधायी का जो आपको आदेश पारित करना है, वो 15 दिन पहले एलजी के पास जाएगा, और अन्य प्रशासनिक जो होगा वो 7 दिन पहले जाएगा। कहीं ना कहीं आपके समन्वय में कमी आई है। आपने हर एक यहाँ पर राहुल आनंद जी, मेरे मन में सवाल है सर, जो आपसी समन्वय की हम लगातार बात करते आए हैं, वो आपको लग रहा है कि दिल्ली में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? ये भी तो हो सकता है सर कि अरविंद केजरीवाल बस कह दें कि हाँ हमने तो एलजी के पास ये प्रस्ताव भेजा हुआ है लेकिन वो पास ही नहीं कर रहे हैं, या फिर एलजी की तरफ से इस तरह का बयान आ जाए कि इस तरह का कोई हमें प्रस्ताव ही नहीं दिया जा रहा है, सरकार कोई काम ही नहीं करना चाहती। तो आपसी समन्वय तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। नहीं पल्लवी जी, अब इसमें अस्पष्टता का देखने को मिलेगा दिल्ली वासियों को, क्योंकि पहले अधिकार को लेकर खींचातानी चलती थी, क्योंकि इनको अपने अधिकार स्पष्ट नहीं थे। अब मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं, यही इनके अधिकार हैं। और रही बात एलजी को फाइल देने की और ना देने की और आरोप प्रत्यारोप करने का, तो केजरीवाल जी इसमें सक्षम व्यक्ति हैं, क्योंकि ये भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो इनको भी पता है कि किस प्रकार से सरकार चलती है और कैसे कैसे बातें की जाती। तो ये नई बात नहीं है। जब केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे, तो हमें भी ये लगा था कि एक नया आम आदमी एक बदलाव की परिभाषा गठित करेगा, लेकिन ये आकर तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त हो गए और बस आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। और 6 साल में दिल्ली के लोगों को केवल इन्होंने पानी बिजली का बात करके केवल ठगा है। आज उसी का नतीजा है कि आज जब स्वास्थ्य स्थिति चरमरा गई है, मैं बात करता हूँ, मैं पूरे देश की भी बात करता हूँ, तो सारी राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बताइए विमल किशोर जी, अब तो हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि अब जब इतना बड़ा फैसला ले ही लिया गया है और ये प्रावधान भी लागू हो गए हैं, तो दिल्ली की स्थिति सुधर जाएगी और आपसे समन्वय के साथ तो आप काम कर ही लेंगे विमल किशोर जी। स्थिति सुधरिया। दिल्ली में देखिए, पूरे देश में जो काम है दिल्ली में करके दिखाए हैं। अभी वर्तमान पर बात कर लेते हैं सर। वर्तमान में इन्होंने जो केजरीवाल की लोकप्रियता से बहला रहे हैं, ये सोच रहे हैं वोट से तो इन्हें सत्ता दिल्ली में आनी नहीं की, ये देख चुके हैं ये लोग 3 बार। तो इन्होंने सोचा चोर दरवाजे से केजरीवाल पर काट दिए जाए, और जो भी फाइल है पहले भी अटकाते रहे, अब भी अटकाएंगे, इनका काम है। अभी पीछे राशन, घर घर राशन योजना की फाइल अटका दी इन्होंने। बताओ इनको क्या दिक्कत पड़ रही थी कि घर घर राशन नहीं है। हम उससे पहले बेड बढ़ाने के लिए, आईसीयू बढ़ाने के लिए जब एलजी के पास फाइल भेजी गई, तो कहने लगे आप दूसरे स्टेट के
वोट लेने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए आप दिल्ली का बजट दूसरे स्टेटों में खर्च कर रहे हो। जब केजरीवाल ने ये कहा भी दिल्ली के अंदर सारे स्टेट से लोग मरीज आते हैं और इस हमने ये बेड बढ़ाने हैं, ये हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, ये आईसीयू बढ़ाने हैं, तो ऐसे की स्टेटमेंट थी भाई तुम दिल्ली का बजट वोटों के लिए दूसरी स्टेटों पे खर्च करना चाहते हो। तो ये लोग ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं। क्या ये लोकतंत्र है चुनी सरकार के पर काटना? ये लोकतंत्र है चुनी सरकारों के विधायक खरीद के उनकी सरकार गिराना? ये लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं? सीधा हिटलर शाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब एक सरकार को जनता ने चुना है और जनता को ये कह के चुना है हमने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में भी तो कई, एक सेकंड विमल किशोर जी, ऐसा नहीं है कि आपसे सारे अधिकार छीन लिए सर, आपके अधिकार क्षेत्र में कई क्षेत्र इस समय आ रहे हैं। कई क्षेत्र आ रहे हैं ना, लेकिन फाइल पहले इनके पास जाएगी, एक 15 दिन पहले जाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उपराज्यपाल वहां पर साइन नहीं करेंगे फाइल पर और वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली का विकास हो? जनता के लिए जनता की चुनी सरकार होती है। इन्होंने सरकार तो उपराज्यपाल को बना दिया। जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार को तो इन्होंने बिल्कुल निरस्त कर दिया, किस्म से उसके नाम के बराबर कर दिया उसको। जबकि जनता द्वारा चुनी सरकार के अधिकार जनता के उनके होने चाहिए। अब ये इनको ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी, सोचने का विषय है। ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतने सालों से नहीं कोई लाया कोई सरकार, ये क्यों लाए? इनको समझ आ गई कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता हमारे को सिर्फ कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो केजरीवाल पहुंचा सकता है। केजरीवाल को किसी तरह जीरो करो और दिल्ली के अंदर जीरो हो जाएंगे तो और कहीं बढ़ नहीं पाएंगे। ये नहीं पॉलिसी है। जहाँ ये सरकार तोड़ सकते हैं वहां तो तोड़ लेते हैं। यहाँ 63 डैम डाले कैसे तोड़ेंगे? सारा हंगा लगा लें, इतने तो खरीद नहीं सकते ये लोग। तो इन्होंने ये नया तरीका अपनाया है जो कि सीधा सीधा तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है राहुल आनंद जी, दिक्कत बस यहीं पर आ रही है कि अब हर फाइल जो है एलजी के पास भेजनी पड़ेगी और उन्हें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि अब आपके पास उनके विधायक खरीदने का तो मादा रहा नहीं, इसलिए अब आप पीछे के दरवाजे से सरकार चलाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको रेखांकित कर देता हूँ। ये बार बार जो बातें कहते हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीद लेगी, बीजेपी उनकी लोकप्रियता को कम करेगी, तो सबसे पहले ये जो आरोप लगा रहे हैं इससे इनको बाहर जाना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं कर्नाटक में कौन सी सबसे अहम बात, क्योंकि शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की बातें ना करके। विमल जी एक बार जवाब ले लेते हैं राहुल आनंद जी से, उसके बाद में तुरंत आपके पास लौटूंगी, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलेंगे सर तो आवाज किसी की क्लियर नहीं आ पाएगी। तो एक बार उनका जवाब कंप्लीट हो जाए तुरंत मैं आपके पास आऊंगी। विमल किशोर जी बताइए। आनंद साहब, जो विमल किशोर जी जो एक बात कह रहे हैं कि सारी फाइलें जाएंगी एलजी के पास, तो शायद ये अभी भी उस बिल को ठीक से नहीं पढ़े हैं। जो मैंने 4 पॉइंट बताया था वो 4 पॉइंट पे इनको मन करे तो भेजेंगे, इस पे एलजी की रजामंदी जरूरी नहीं होगी। जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे इसके ऊपर एलजी की दस्तखत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भी इसमें किया गया है। और दूसरी बात एक ये है कि जो ये फाइल जाने की बात कर रहे हैं और उस पर दस्तखत नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो ये पहले ही से अपने आप को ये निगेटिव की तरफ ले जा रहे हैं। ये निगेटिव बात बोलकर अपने आप को ये और निगेटिव ले जा रहे हैं। इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ये अपने बातों से अभी भी बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनकी बातों से देखिए। दूसरी बात तो है जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की लोकप्रियता को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज स्मरण करा दूं। पंजाब में केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, बिहार में भी केजरीवाल जी का स्वागत है, उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल जी अपनी फील्डिंग कर रहे हैं लड़ने के लिए। तभी तो वो किसान बिल का एक बार समर्थन करके दूसरी बार बिल को फाड़ दिए थे। ठीक, तो केजरीवाल जी अगर लोकप्रिय हैं, अगर उसके ऊपर लोगों की भरोसा है, तो फिर वो कहीं भी लड़ सकते हैं। उनको दिल्ली में ही क्यों आपत्ति है? इस प्रकार की जो बयानबाजी लोग करते हैं इससे बचना चाहिए। अगर आपकी कोई नेता बहुत ज्यादा लोकप्रिय है तो लोकतंत्र को इजाजत देता है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, आप कहीं भी सरकार बना सकते हैं। आप इन प्रकार की बातें ना बोले, क्योंकि जनता भी जानती है कि क्या वास्तव में है। और सुप्रीम कोर्ट ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया था, जो उसमें वर्णित किया गया है। इन्होंने ही याचिका डाली थी और इन्हीं को वो जवाब भी मिला है। बिल के लिए फिर आप बताइए। कर दिया था तो फिर बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? कौन चिल्ला रहा है? विमल किशोर जी जो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों के बारे में बता दिया था, इनको ये बिल लाने की क्या जरूरत पड़ गई?
बिल लाने का क्या मतलब था? इस टाइम बिल क्यों लाए ये लोग? दिल्ली के अभी आपको राहुल आनंद जी भी तो यही बात समझा रहे थे कि 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको एलजी की रजामंदी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप जैसा चाहे मतलब वैसा लाइए ना सर, आपको कौन मना कर रहा है अगर आप कोई काम वहां पर करना चाहते हैं। मर देंगे ये। क्या वो ऑक्सीजन की बात तो बोला केजरीवाल का काम है, क्या कोई काम केजरीवाल का काम है? और वैसे आप सरकार एलजी को बता रहे हो, एलजी सरकार क्यों है? मेरे को इस चीज का जवाब देना, क्यों ये बिल लाने की जरूरत पड़ी इनको? किस लिए लाए ये बिल? केजरीवाल से डर के लाए हो? क्यों लाए हो? क्यों जरूरत पड़ी इस बात की? बताइए राहुल आनंद जी, क्यों जरूरत पड़ गई आपको ये बिल लाने की? देखिए, विमल किशोर जी को एक बात फिर से स्मरण करा दिया जाए कि पहले भी इस प्रकार के प्रावधान थे और लगातार जब मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, आपको लोग मेरी बात सुन तो लीजिए विमल जी। आपको लोकतंत्र की भाषा नहीं पता, लोकतंत्र के बारे में नहीं पता, आप तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हो पूरे देश के अंदर। ऐसे होता है क्या? अभी एक जनता द्वारा चुनी सरकार पल्लवी जी मैं बोलूं, एक बार उनको बोल लेने दीजिए विमल किशोर जी। हमारे को जनता ने हमारे को चुना है, उसके तुम चोर दरवाजे से तुम सत्ता संभालोगे, सरकार राज्यपाल उपराज्यपाल बनेगी। आपको डर क्या है विमल किशोर जी? मेरा एक सीधा सा सवाल है, डर क्या है? अगर ये कानून बन गया, ये प्रावधान लागू हो गए तो क्या दिल्ली का विकास रुक जाएगा? हमारे जनहितैषी काम रोकने के लिए डंका पहले से भी डाल रहे हैं उपराज्यपाल, अब ये ज्यादा डालेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, पहले आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। जो फाइल बेवजह रोकी गई है, घर घर राशन योजना में इनको ऑब्जेक्शन हो गई, क्यों भाई? क्यों नहीं बेड बढ़ाने देते हमारे? क्यों नहीं हॉस्पिटल बढ़ाने? घर घर राशन योजना के बारे में आपको भी पता है विमल किशोर जी, आप अपने नाम से वो राशन भेजना चाह रहे थे, वहां तो क्रेडिट की लड़ाई हो गई सर। नहीं, क्रेडिट देखो, मेरी बात सुनो, जनता आपको अपनी फोटो लगवा कर भेजनी थी। इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है, इनको बिल लाने का बिल्कुल अधिकार आ रही हूँ राहुल जी, बिल्कुल अधिकार नहीं है इनको किसी भी सूरत में। आप वोट लड़ते हैं, चुनाव लड़ते पता लग जाता, चुनाव में तुम मार गए बुरी तरह से। श्री राम भी नहीं चला, गोली मारो भी नहीं चला, वहाँ चला काम दिया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। और ये इस बात से बहुत बुखलाए हुए हैं। दिल्ली में इनको बड़ा सत्ता में तो आ नहीं सकते। सीधी सी बात, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर ये दे दो, भैया बिल लाने की क्यों चीज पड़ी? तो वो दे तो रहे हैं सर, सुनिए तो सही राहुल आनंद जी क्या कह रहे हैं। आपको 4 अधिकार दे रहे, क्यों दे रहे 4 अधिकार? पहले से दिल्ली पुलिस नहीं है हमारे पास, कानून व्यवस्था दिल्ली, आप देख लो क्या हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस पहले नहीं है, अब ये तुम और नई कहानियां बना लो, उसको काम ही ना करो तो अच्छे भले आदमी को खुद करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना। ये कौन सी पॉलिसी है? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राहुल आनंद जी से। बताइए राहुल आनंद जी। पल्लवी जी, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विनय किशोर जी जितनी बातों को कह गए हैं, यही मानसिकता इनके पार्टी की भी है। अगर कोई सर्वोच्च पद पे, देखिए फिर ये बोल रहे हैं, देखिए फिर ये बोल रहे हैं, जबकि इनको चुपचाप सुनना चाहिए। यही लड़ाई की वजह है। जब ये टीवी पे बैठकर इस प्रकार की बातें करते हैं, जब मैं अपनी उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं तब ये बीच में बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इनकी पार्टी की जो मानसिकता है ये यही रही होगी, जो बार बार एलजी पे आरोप लगा दो, खुद फेल कर जाओ, एलजी पे आरोप लगा दो, एलजी कहें ये काम करो तो ये ऐसे ना करो। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार की बातें वहां भी होती होंगी? लेकिन आपको जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं उस पे आप अभी भी स्वतंत्र हैं, आप अपने कानून बना सकते हैं, आप वहां लोगों के लिए तो वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ 4 पॉइंट ही क्यों? अरे तो हर राज्य के पास मैं बताता हूँ, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी वजह से इनके अधिकार सीमित किए जा चुके हैं। इसकी वजह से सीमित किया गया है, ना कि इसके लिए। अगर आप देखेंगे तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके कुछ कुछ अधिकार में कटौती की गई है। वो जो केजरीवाल जी जो एक स्वर्णिम सपना देख कर आए थे कि दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा मिलेगा, इसी की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। और ये वहां काम को अवरोध कर अपनी बातों को इधर उधर से ये प्रचार पार्टी बन गई है। सबसे ज्यादा ये अपने आप की प्रचार करती है। आप देखेंगे टीवी पे तो सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रचार आता है। तो अब देखिए वहां इनके पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में विनय जी को तो चुप करा दीजिए। विनय जी मेरी बात को सुन तो लीजिए। विमल किशोर जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कर्नाटक में 5 राज्यों में प्रचार कर रहे थे, आप कह रहे हो हमारा बंदा प्रचार मंत्री है, आपका बंदा प्रचार मंत्री है।
चलिए सर, कौन रोक रहा है? अब आपके पास भी टाइम है सर, आने वाले वक्त में आप हर राज्य में चुनाव लड़िएगा, कौन मना कर रहा है सर? आप भी सरकार गिरा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार गिराती है तो आप भी वो कर लीजिए सर। लड़ना अलग बात है, इनकी नीति देखो ना कितनी घातक है। जहाँ सरकार नहीं तोड़ सकते वहाँ उनको इस तरीके से लपेट लो, जहाँ सरकार तोड़ सकते वहाँ सरकार तोड़ दो। हैं लोगों को एक ही बात ये कह रहे हैं। अच्छा, इनसे पूछिए कि आज तक इन्होंने क्या किया है दिल्ली को लेकर? दिल्ली को लेकर जितना प्रचार करते हैं टीवी पे कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो क्या इन्होंने किया नहीं है क्या उन सारे कार्यों को? जरा पूछिए तो बताइए विमल किशोर जी, अगर आपने दिल्ली का इतना विकास किया है तो वो भी तो हुआ है सर, उसमें तो एलजी ने अड़ंगा नहीं लगाया, तो आपको ये क्यों लग रहा है कि आने वाले समय में एलजी नहीं करने देंगे या केंद्र सरकार रोक लेगी आपको? पूरी कोशिश कर ली ना, किसी तरीके इनका काम में अड़ंगा डालें, हमने बलबूते पे किया है ना। इन्होंने खूब हंगा लगा लिया इस विधानसभा चुनाव में, राम राम करके और गोली मारो करके इनको मुंह की। अभी मैं चुनाव की बात कर रही थी तो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, अब आप भी चुनावों पर ही आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जब चुनाव में नहीं जीत पाए तो इन्होंने चोर रास्ता अपनाया। बार बार क्वेश्चन करना, उसका जवाब नहीं दे पाए। ये बिल आप जवाब लेकर आ रहे हैं विमल किशोर जी, वो तो तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। ये अपनी बातें ही कर रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए राहुल आनंद जी, आप भी पॉइंट पर आ जाइए सर, बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, उनको एक बार ढंग से समझा दीजिए। मैं इनको फिर से समझाता हूँ, इनको चुप रहने के लिए बोला जाए कम से कम। विमल किशोर जी 1 मिनट, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए सर। विमल किशोर जी 1 मिनट का समय दे दीजिए, 1 मिनट में हम सीधा जवाब ले लेते हैं कि अभी इस काल में उनको जरूरत क्यों पड़ गई कि अभी इनके प्रावधानों का लागू कर दीजिए। बताइए राहुल आनंद जी। देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इसका उत्तर दिया था और मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ जी। जब से दिल्ली में इनकी सरकार आई है तब से लगातार ये लड़ाइयाँ चलती रही है, 2018 से, अब उसके पहले से भी चली है, लेकिन इसका परिणाम आए हैं अभी आपको। तो इन्होंने जो अपनी अधिकार क्षेत्र को लेकर जो इनकी अस्पष्टता नहीं थी, उस अस्पष्टता को क्लियर किया गया है इस कानून के माध्यम से भी। दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक जो आया है, इसमें इनके पास 4 प्रकार के अधिकार हैं: स्वास्थ्य, जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जिसमें शिक्षा वगैरह भी आता है। ये 4 चीज है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसके अधिकार सीमित हैं। सबसे अहम बात। दूसरी बात, जो आज कल, अरे मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए विनय जी, विमल जी, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अरे अब इतना तो बर्दाश्त कर लीजिए सर। अरे बर्दाश्त, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आप इतना तो बर्दाश्त कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपको फिर ये शुरू हो गए, भगत भी कहने लगे हैं, फेल हो गए आप, फिर ये शुरू हो गए। अरे वो जनता का काम है, जनता हमें उसका समर्थन देगी या क्या करेगी वो जनता का काम है। वो आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? अगर आपने दिल्ली में विकास कार्य नहीं किए हैं तो जो आपके इतने ऐड आते हैं टीवी पे, वो किन कार्यों के बारे में वर्णन किया जाता है, किनके बारे में वर्णन किया जाता है? आपने किया, तभी तो टीवी पे आप ऐड दे रहे हैं अपना। तो अब उसमें तो एलजी कहीं नहीं है, तो आपने काम किया है तब तो आप ऐड दे रहे हैं, या फिर सिर्फ काम नहीं किया और केवल ऐड दे रहे हैं? ये तो आपके मानसिकता पे सवाल उठाता है, आपके प्रश्न पे सवाल खड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आप दोनों की लड़ाई के अधिकार को सीमित किया और अलग किया है, और यहाँ एकदम स्पष्ट सी बात है, जो आपके अधिकार क्षेत्र हैं आप उसमें कार्य करिए, आपको नहीं रोका गया है। क्योंकि केजरीवाल जी ने ही स्वास्थ्य को लेकर एक कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी स्थिति नाजुक हो चुकी है, मुझसे नहीं संभल रहा है दिल्ली। फिर बोलने लगे दिल्ली आपसे नहीं संभल रही थी, आपके केजरीवाल जी ने ही इस बात को स्वीकार किया है, और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ठिकाना फोड़ा था। एक चीज है राहुल आनंद जी, अब जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं सर यहाँ पर कि स्वास्थ्य अब दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो क्या आने वाले समय में अगर स्थितियां खराब होती हैं तो ये तू मैं बंद हो जाएगी और आप भी पल्ला झाड़ पाएंगे कि नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली वासियों की जान बचाई जाए? देखिए पल्लवी जी, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश का जो नागरिक है, अगर स्वास्थ्य जो एलजी के पास जो अधिकार हैं और एलजी के माध्यम से अगर उस पे एलजी के सिग्नेचर से अगर वो काम होना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो है वो काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई सिस्टम में कमी आती है आपकी सरकार के माध्यम से, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि दूसरे पे जो पल्ला ये झाड़ रहे थे उनसे इनको बचना चाहिए। आप मदद तो पहुंचाएंगे ना सर, जो उन्हें मदद चाहिए होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि अभी मई में तो और स्थितियां खराब होनी है।
100% सरकार वेलफेयर के लिए बनती है। और आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस बात को कहा है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कभी कहा है क्या? कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को जब इन्होंने मदद मांगी है तब इनको मदद मिला है और सारे राज्यों को मिला है मदद। लेकिन ये अगर उस मदद को पूरे करने में अगर कहीं असफल होते हैं तो पिछली सरकार पर ठिकाना फोड़ देते हैं। मैं ये भी इनकी बातों से सहमत हूँ कि दिल्ली में जनादेश आपकी सरकार के साथ है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन ये जनादेश है, कल आपके साथ है तो कल हमारे साथ भी होगा। लेकिन आप इस तरह से किसी भी सरकार पे आरोप नहीं लगा सकते हैं इधर उधर की मनगढ़ंत बातों को बोलकर। अब बताइए विमल किशोर जी, आप कंटिन्यू बीच बीच में बोल रहे थे सर, अब आप अपनी बात रख लीजिए। और एक बात ध्यान की यहाँ पर है भी कि जो अधिकार क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से अब स्पष्ट कर दिए गए हैं कि कौन सी चीज किसके अंडर में आती है, तो यानी कि क्लैरिटी यहाँ पर हो गई है। स्पष्ट नहीं कर रही, सीधे सीधे एक चुनी सरकार के अधिकार छीने गए हैं, चोर दरवाजे से अधिकार छीने गए हैं। इससे पहले जब अधिकार एलजी के पास कम थे तब हमारी फाइलें रोक रहे थे, ये हमारा काम नहीं करने देंगे हमारे को। अगर अच्छा काम होगा तो एलजी ने करा है, अगर कोई खराब काम होगा तो केजरीवाल नहीं कर रहा। ये पॉलिसी करेंगे ये लोग। क्रेडिट की लड़ाई विमल किशोर जी, बताइए राहुल आनंद जी। देखिए, अभी हाल में शिक्षा से संबंधित केजरीवाल जी ने एक आदेश पारित किया था कि दिल्ली बोर्ड का, दिल्ली में दिल्ली सरकार का अपना अलग बोर्ड होगा। क्या एलजी ने इनको रोक दिया उस काम को करने से? ये उनकी महत्वाकांक्षा थी। अगर वो सुधार की तरफ जाना चाहते थे तो क्या एलजी ने इनको इजाजत नहीं दिया है? क्या कोई इंटरफेरेंस हुआ है उनकी तरफ से? सामने अभी हाल का ही है, 20-25 दिन पहले ये ऑर्डर आया है। आप पूछिए उनसे कि क्या एलजी ने रोक दिया आपको? आपने कितने अच्छे से उस ऑर्डर को पास किया और आप उस दिशा में आप कदम भी बढ़ा चुके हैं। चलिए सर, अब ये बिल आया है, ये प्रावधान लागू हुए हैं तो थोड़ा तू मैं तो जरूर होगी। अब देखना तो यही रहेगा कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद आने वाले समय में दिल्ली किस तरीके से चल पाती है, वहां पर सरकार, शासन, प्रशासन किस तरीके से काम कर पाते हैं। फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए खुद मरीजों के परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कई शहरों में अस्पताल की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से कुछ इसी तरह की
तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कोविड के प्रकोप के कारण अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ के रोहनिया क्षेत्र में जब निजी अस्पताल ने लापरवाही के हदों को पार कर दिया तो गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। दुख की बात यह है कि इस बवाल के बावजूद मरीज की जान नहीं बच सकी। दरअसल रोहनिया के बच्छाव इलाके में निजी अस्पताल में जब डॉक्टर स्टाफ गायब दिखे तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। एक परिजन का आरोप है कि अस्पताल ने कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन किसी तरह की देखभाल नहीं हो रही है। वाराणसी की तरह ही इटावा का हाल है। यहां अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही भी जारी है। हाल ये हुआ कि एक महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और कोविड अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हृदय कुमार है। जी, आप जो गाड़ी ले गए 108 क्यों खड़े हैं? जी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रहती है जी। तो ये हमें ऑक्सीजन भरवाने के लिए आए थे। यहाँ पे लगभग 1-2 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है हमारे लिए। क्यों ना मिल पा रही? क्या पता नहीं क्या हो रहा है। गेट नहीं खोल रहे हैं, अंदर से दरवाजा बंद है और गेट नहीं खोल रहे हैं। कह देते हैं अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, समय लगेगा। और हम बहुत परेशान हैं, रात और दिन सेवा कर रहे हैं, इतने पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है समय से। अब 1 घंटा हमें यहाँ खड़ा होना पड़ता है। मरीज वहाँ कुछ हो जाए पेशेंट के साथ में तो हमें यहाँ दिक्कतें बहुत आ रही हैं ऑक्सीजन लेते समय। किसी को मिले ना मिले 108 वालों को तो हाँ, 108 वालों के तो तुरंत मिलने चाहिए। इमरजेंसी सुविधा है, इसके लिए तो एकदम आए और वैसे ही एम्बुलेंस में मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए। कितनी गाड़ियाँ 108 की जो इस समय? यहाँ पे 10-12 गाड़ी हैं 108 की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, लेकिन अभी गाड़ी एक आई है डिस्ट्रिक्ट से ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे 1-2 घंटा लगा है। अभी 1-2 घंटे के बाद कह रहे हैं ऑक्सीजन मिलेगी। क्या लग रहा है आपको? 1-2 घंटा तो खड़ा हुआ होगा। हाँ, 1 घंटा खड़ा हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिली? अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिली। अभी 1-2 घंटे को और बोल रहे हैं, गेट खोल नहीं रहे हैं, अंदर से गेट लगा लेते हैं बार बार। लोग वापसी चला गऊंगा। काफी लोग चले गए यहाँ से, काफी भीड़ थी, उधर तक लाइन लग रही थी सारी, उधर से लेके उधर तक लाइन लग रही थी। 2-3 लाइन लग रही थी, 2-3 लाइनों सब चले गए इधर उधर को। कोई कहीं से ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है गैस ऑक्सीजन। हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मात्रा में आपके पास ऑक्सीजन? जिले में इस समय पर डे जो है मेडिकल के लिए लगभग 30 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। डीएम साहब ने प्रशासन को अवगत कराया है। उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से पूरी प्रयास किया जा रहा है कि समय से ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे जिले में। इस समय कितनी मांग हो रही है ऑक्सीजन की? किस हिसाब से बहुत कमी पड़ पा रही है ऑक्सीजन की? इस समय जो पर डे की डिमांड आ रही है वो लगभग 25 से 30 टन हमारे जिले में आ रही है। तो फिर भी कमी क्यों आ पा रही है? ऑक्सीजन लोग बार कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है और जो हमारी डिमांड आ रही है उस हिसाब से आपूर्ति पूरी करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है और समय से हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस में सब जगह सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। कैसे बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है 108, 112 काफी। एक्चुअल में सर अभी सिलेंडर की फिलिंग की जा रही है, थोड़ी देर में उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। क्या मानते हैं ऑक्सीजन वाकई का कमी हो पा रही है शहर मुर्दाबाद के अंदर? सर अभी जो है वो डिमांड के हिसाब से आपूर्ति का पूरा प्रयास किया जा रहा है और आपूर्ति की भी जा रही है। कैसे बाहर मार्केट के अंदर ब्लैक भी हो रहा है 20,000, 25,000? सर अभी ऐसी कोई सूचना मुझे सुनने में नहीं आई है। मेरा नाम अजय यादव है। अजय जी, क्या परेशानी है? 2 बजे से खड़े हैं साहब, अभी तक 108 को गैस नहीं मिल पा रही है। काफ़ी हमारे साथी खड़े हैं, 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं, प्राइवेट में ब्लैक हो रही है। प्राइवेट गाड़ियां आ भी जा रही हैं और 108 को कोई भी गैस नहीं मिल रही है। क्या घंटे से लाइन लगाए हैं? 2 बजे से खड़े हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं? कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन भी नहीं बताना कि हम देंगे या नहीं देंगे। गेट लगा लेते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, कोई निश्चित टाइम भी नहीं बता रहे हैं। आपने 112 पे हाँ, 112 पर कॉल की थी। मरीजों को सेवा कैसे देंगे? जी, सहायता के लिए करा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। क्या लग रहा है आप अंदर से क्या कर रहा है? कुछ कोई जवाब नहीं है, अंदर से बता ही नहीं रहे कोई।
देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए खुद मरीजों के परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कई शहर ऐसे भी हैं जहां अस्पतालों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजन भी काफी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर पांडे जी जो कि कांग्रेस से हैं और कैप्टन आई सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। उमाशंकर जी आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि देश के लगभग हर हिस्से में एक जैसे ही हालात हैं कोरोना को लेकर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि परिजन काफी गुस्सा हो रहे हैं। मरीज के जो तीमारदार हैं वो गुस्सा होते हैं। अस्पतालों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी अभद्रता की जा रही है क्योंकि उनके मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये साफ तौर पर किसकी लापरवाही मानी जाए? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इसे जोड़कर देखा जाए या आप डॉक्टर्स खुद ही लापरवाह हो रहे हैं? वो अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर्स और उनके परिवार भी कोरोना की इस महामारी में निश्चित रूप से पीड़ा और संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं। तमाम सारे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग काल के गाल में समा चुके हैं। वर्कलोड बहुत ज्यादा है। चिकित्सक से लेके पैरामेडिकल स्टाफ तक की लगातार कमी बनी हुई है। अगर हम महज लखनऊ के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे केजीएमयू की बात करें, तो वहां के चिकित्सक से मेरी बात हो रही थी। मोर देन 100 ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो पिछली साल वहां से 43 डॉक्टर्स रिटायर हुए थे, अभी तक वो भरा नहीं गया। ऐसे ही एसजीपीजीआई लखनऊ में पैरामेडिकल स्टाफ की व्यापक कमी है। अभी परसों 2 पैरामेडिकल स्टाफ के परिवार के लोग कोरोना से ग्रसित हो गए और उनको पीजीआई में ही बेड नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, निश्चित रूप से वो संसाधन और चिकित्सा कर्मियों की कमी से इस कोरोना महामारी में लड़ रहे हैं। उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है, तो उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। वो कुछ लोग होंगे, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो चिकित्सक है उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। आरोप अगर किसी पर लगना है तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने पिछले एक साल से ज्यादा का समय जिनको मिला और कोरोना के सेकेंड वेव की निश्चित रूप से घोषणा विशेषज्ञों द्वारा पहले की गई थी। जैसे अब कही जा रही है कि आगे थर्ड वेव आने की उम्मीद है। डबल म्यूटेंट के बाद ट्रिपल म्यूटेंट के स्ट्रेन मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पीछे अगर सरकार ने तैयारी की हुई होते, हॉस्पिटल्स बढ़ाते, आईसीयू बेड बढ़ाते, वेंटिलेटर बढ़ाते, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी को पूरा करते और इससे आगे बढ़कर केंद्र सरकार ने जो गलतियां की, देखिए इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक आपका वैक्सीन, दूसरा रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी पूरी डिमांड हुई, और ऑक्सीजन। लेकिन दुर्भाग्य है पल्लवी जी कि केंद्र की सरकार ने, चाहे उसको आप मूर्खता कहिए, चाहे आप उसको वाहवाही लेने की आदत कहिए, कि इन्होंने 2020-21 की तुलना में 2 गुना ज्यादा 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को भेजा, एक्सपोर्ट किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक ये एक्सपोर्ट करते रहे और वैक्सीन 84 देशों को इन्होंने एक्सपोर्ट किया। आज तीनों चीजों की कमी से पूरा भारत देश जूझ रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोगों की मौत कोरोना से नहीं हो रही है पल्लवी जी, खराब स्वास्थ्य, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है और सही समय पर सही इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार ने पूरी तरीके से गलत निर्णय लिए, गलत तरीके से अपने संसाधनों को दूसरे देशों को भेजा। अपने जो हॉस्पिटल पहले कोरोना के वेव में थे उसकी भी संख्या घटा दी। जैसे महज 531 आईसीयू बेड है लखनऊ शहर में और डिमांड करीब 10,000 की है। तो ऐसी स्थिति में ये दुर्व्यवस्था, ये मौत के आंकड़े, ये सब बढ़ने ही। जी पल्लवी जी। ठीक है कैप्टन आई सिंह,
आप सुन रहे होंगे उमाशंकर जी को, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि लोगों की मौत कोरोना से नहीं हो रही, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से हो रही है। बताइए सर। पल्लवी जी, क्या है कि ऐसे समय में राजनीति करना उचित नहीं होगा। आपने देखा होगा महामारी बहुत जटिल है और इस महामारी से कोई बच नहीं रहा है, सभी इससे त्रस्त है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो छोटा एक आम इंसान हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। ये महामारी जो है जिस तरह से फैली है, आपने देखा होगा कि हमसे पहले जो है ना, ये जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ताकतवर देश है, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे जर्मन रहा हो, चाहे चीन रहा हो, जो हर तरह से सक्षम है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। मगर पिछले साल उनके यहाँ आपने जिस तरह से देखा होगा कि इसी तरह की महामारी फैली थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और हमारे यहाँ उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कंट्रोल किया, पूरे वर्ल्ड में जो है ना भारत की वाहवाही हुई थी और कोरोना जो है ना यहाँ कंट्रोल हो गया था। ये सेकेंड जो फेज जिस तरह से आया है, आप देखें, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कौन सी सरकार इसमें गलत है, मगर इसका सेकेंड फेज का भी और फर्स्ट फेज का भी दोनों ही या भयानक रूप कहां से हुए, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, तो इन्होंने वहां बंदोबस्त नहीं किए और ज्यादा से ज्यादा देश के लोग रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं। जब कोरोना काल फैला तो वहां से सब निकल के भागे और वो कोरोना धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश में फैला दिया। तो वहां महाराष्ट्र सरकार अगर संजीदा होती तो शायद ये पूरे देश में जिस तरह से आज फैल रहा है नहीं फैला होता। मगर मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर कंट्रोल हो और भारत सरकार इस पर पूर्ण रूप से लगी है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी कैप्टन आई सिंह, आपने अभी कौशल किशोर को तो खैर आप भी जानते होंगे सर, वो लगातार फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, फेसबुक लाइव आते हैं और वो अपने ही प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। वो ये बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बेड नहीं है, कुछ कीजिए सरकार। बताइए, वो बीजेपी में होकर बीजेपी से ही सवाल कर रहे हैं, तो ये चीजें भी तो बड़ी अजीब लगती हैं। कौशल किशोर जैसे शख्स अगर इस तरह से कह रहे हैं कि इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो उसके बाद भी क्या हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं पल्लवी जी, कह रहे हैं वो अपनी जगह, वो कह रहे हैं। देखो, हर कोई स्वतंत्र होता है, कहने की पूर्ण आजादी होती है और ये भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण आजादी है। तभी तो जो है ना कौशल किशोर एक पार्टी के होते हुए और जो है ना वो कह रहे हैं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है। उन्हें स्वतंत्रता है कि उन्हें अगर कहीं कुछ लग रहा है तो वो कह रहे हैं, उसके हमें कोई, उसके लिए हम कोई वो नहीं कह रहे कि वो क्यों कह रहे हैं। मगर सरकार पूर्ण रूप से व्यवस्था में लगी। आपने देखा होगा कि तुरंत ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था देश से नहीं विदेशों से भी लेना शुरू कर दी। अभी जिस तरह से ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कि अपने घर में न दे के वैक्सीन इन्होंने बाहर बांटना शुरू कर दिया। हमने बाहर बांटी थी, तभी आज सारे देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हमारे यहाँ जो हर तरह की राहत सामग्री भेज रहे हैं। आज कोई देश ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि भारत के साथ में नहीं है। तो यही तो कूटनीतिक होती है कि हम जब उनके साथ, उनकी आपदा में उनके साथ आए तो आज वो हमारे साथ है। तो ये जो है ना राजनीति जो कांग्रेस करती है, अब ये आज कोरोना पे भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, कोरोना पे तो कम से कम मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ भाई। इस महामारी से, ये महामारी किसी की लाई हुई नहीं है, एक कुदरत की देन है। और अगर इसके को राजनीति दिखाई देगी तो मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रति संवेदनशील है, आप यहाँ भी संवेदनहीन दिखाएंगे तो ये गलत है। आप देखिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे यहाँ किस तरह से पहुंचाए जा रहे हैं। हमने उनके लिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया हुआ है, जिस तरह से ट्रेन लेकर अच्छा, एक बात और है कैप्टन सिंह, ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए खासकर ये बात कही जा रही है कि जो हकीकत है वो दिखाई नहीं जा रही। हकीकत देखनी है तो शमशान घाटों में जाकर देखो। नहीं पल्लवी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़े नम्रता से कहना चाहूंगा, विनम्रता से, कि ये तो इनका कहने का एक तरीका होता है। क्या आपने ये भयानक स्थिति रायपुर में नहीं देखी कि शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी डेड बॉडी जलाने के लिए? क्या आपने बंबई में नहीं देखी कि शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, वहाँ जगह नहीं मिल रही, लोग बाहर खड़े होके डेड बॉडियां जला रहे? तो हम इसके ऊपर नहीं जाना चाहेंगे कि इस टाइम इस तरह की राजनीति करना बहुत ओछी मानसिकता होगी। हम यही कहना चाहेंगे जहाँ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक भी नागरिक अगर हमारा इस देश से जो है ना उसको कोई क्षति पहुंच रही है, उसके परिवार को पहुंच रही है,
तो बहुत ही वो जो मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख भरी जो है ना ये घड़ी है। और इस दुख भरी घड़ी में हमें सबको एकजुट होके इसके उपाय सुझाना है कि बेहतरीन हम किस तरह से उपाय सुझा सकें, लोगों के साथ हम किस तरह से खड़े हो सकें, ये चीजें सोचना है, ना कि हमने कमियां गिनाना है। कमियां तो आप देखिए कि मैं अगर कहूँ कि कांग्रेस की कमियां ऐसी कि इनके जो शासित राज्य है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो, आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है, मगर मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि कोरोना के ऊपर सबको एकजुट होकर एक ताकत से मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश के ऊपर आई हुई विपदा है, देश के ऊपर आई हुई आफत है। और इस आफत से निपटने का हर पार्टी का कर्तव्य है और धर्म है, क्योंकि देश का नागरिक वो हमारा एक परिवार है, हमारा सदस्य है, और उसकी जान बचाना, उसके साथ खड़े होना, यही सच्ची देशभक्ति है। बताइए उमाशंकर पांडे जी, एक बात उन्होंने काफी अच्छी कही है कि जब विदेशों को जरूरत थी तो हमारे देश ने मदद की, और जब आज हमारे देश को जरूरत है तो बाहरी मदद के लिए हाथ खूब बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, असल में ये भारतीय जुमला और झूठ पार्टी है। ये हमेशा झूठ के सहारे चलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। ये हमें, मैं पूरी चुनौती के साथ और पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ, ये हमें वो एक सर्टिफिकेट इसी डिबेट पर दिखा दे कि कहाँ कौन से देश से ये क्या ले रहे हैं। और जो देश आज खड़े हुए हैं भारत के साथ, उनको खड़े होने और उनके साथ खड़े होने की परंपरा हम ही ने शुरुआत की थी। अगर आज रसिया स्पुतनिक V वैक्सीन भारत को देने को तैयार है, तो वो दोस्ती और मित्रता की मिसाल इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था जब अमेरिका और पश्चिम बंगाल की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि भाई साहब को शायद इतिहास बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ कि वो हमारे रिलेशन थे, वो इनके डेवलप किए हुए रिलेशन नहीं है। इनके डेवलप किए हुए रिलेशन क्या है कि इनको, वो जिसको ये मित्र ट्रंप कहते थे, उसने सीने पर चढ़ के इनसे हाइड्रोक्लोरोक्विन ले लिया और धमका के लिया। उन्होंने भारत को गंदा देश कहा और मोदी जी उनको मित्र कहते थे। चाइना, जिसके साथ प्रधानमंत्री जी साबरमती नदी के किनारे उनको झूला झुला रहे थे, वही तिनमिन 18 बार किया इनको। 18 बार प्रधानमंत्री जी चाइना की यात्रा पर गए और पीछे से डोकलाम से लेके जो कुछ हम लोगों ने देखा वो पूरे देश ने देखा, पूरे देश के लिए वो दुखद था। नेपाल जो छोटा सा राज्य है, जिससे हमेशा भारत ने मित्रता करके रखी और वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, आज उसने चाइना और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए गलियारा दे रखा। कौन से विदेश नीति की बात आप कर रहे हैं? कौन सा देश है आपके साथ खड़ा हुआ है? और कौन सा ऐसा देश है जो कांग्रेस के समय में भारत के साथ खड़ा रहा हो और नरेंद्र मोदी ने कोई नया देश तैयार कर लिया हो, तो वो हमें बता दीजिए। इतनी असफल विदेश नीति किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। सुषमा स्वराज जी बेचारी इतने समय तक विदेश मंत्री रही, कभी नरेंद्र मोदी जी उनको अपने साथ विदेश यात्रा पे नहीं ले गए। मैं इस डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अब आप इस पर आ जाइए। कह रहे हैं कॉरिडोर बन गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके किया है कि ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, चिकित्सा नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके रेगुलेटर तक नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इतनी उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। जी बताइए। इतनी सारी टिप्पणियों के बावजूद अगर उनके प्रवक्ता भाजपा के साथी यहाँ बैठ के इस पर अपना सीना फुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दर्शक देख रहे हैं कि जिनके लोग ऑक्सीजन के बगैर कार में 2-2, 3-3 दिन टहल के मर गए, जिनके लोग हॉस्पिटल में एक बेड के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, जिनके लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है
तो उसका रेगुलेटर नहीं है। उमाशंकर जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूरे देश में कोरोना से अगर जंग लड़नी है तो सबको अलग अलग लड़नी होगी। एक सेकंड उमाशंकर जी, एक सवाल है सर, पूरे देश में कोरोना से जंग एक साथ लड़ी जा सकती है, क्या ये संभव है, या फिर सबको अपने अपने हिसाब से जंग लड़नी होगी कि महाराष्ट्र अपने हिसाब से देख लेगा, राजस्थान अपने हिसाब से देख लेगा, उत्तर प्रदेश अपने हिसाब से देख लेगा? क्या इस तरीके से हमें कोरोना से जंग लड़नी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, ममता जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, स्टूडियो से पल्लवी बात कर रहे हैं सर। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हो, सरकार के साथ सब खड़े रहे। अभी आपने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को कुछ सुझाव देते हुए पत्र लिखे, बदले में इनके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गली छाप भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी गरिमा है, जो डिग्निफाइड पोस्ट पे 10 साल रहे, उसके पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके लिए गली छाप की भाषा का प्रयोग करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखे। जब पिछले कोरोना काल में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने बस भेजी, जो कुछ किया इन्होंने, एफआईआर दर्ज कर दिया। और अभी प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए आज सुबह ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच गया लखनऊ, ऑक्सीजन का टैंकर आज लखनऊ पहुंच गया। माननीय तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये टैंकर छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र क्यों नहीं पहुंचाते हैं सर? महाराष्ट्र में भी पहुंचा दीजिए, वहां कौन से हालात ऐसे हो रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक हो गया हो? मैं ममता जी सुनिए, उत्तर पल्लवी बात कर रही हूँ सर, मैं दूसरी बार रिपीट करूंगी, मेरा नाम पल्लवी है जी। पल्लवी जी माफ करिएगा, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है। महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ वैक्सीन लोगों को लग चुके हैं और 24 करोड़ यानी कि जस्ट डबल संख्या वाले उत्तर प्रदेश में ये संख्या अभी 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया और फिर इनको घबराहट हो गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की थी, उसको रोक दिया। अब उद्धव ठाकरे जी और भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि आप वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाइए, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाइए, लेकिन ये नहीं बढ़ा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ तो ऑक्सीजन पूरे देश को सप्लाई करता है, वहां से ऑक्सीजन यहाँ भी आ रहा है, वहां ऑक्सीजन के प्लांट हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जब पिछले 1 साल पहले से कोरोना तो भूपेश बघेल तुमने देश में राज किया है, क्या ठीक है बिल्कुल। कैप्टन सिंह से जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए कैप्टन सिंह। एक सेकंड उमाशंकर जी, तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक बार उनकी बात रख लेते हैं। बताइए कैप्टन सिंह। पल्लवी जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता निर्लज्ज होके जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस कोरोना काल में भी ये इसका कर रहे हैं, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का। अरे भाई, इनका महिमा मंडल बाद में भी कर लेना है, ये आपदा की घड़ी है, इस टाइम महिमा मंडल की जरूरत नहीं है। इस टाइम तो बता रहे हैं कि सुझाव रखा है और इस तरीके से हमने मदद पहुंचाई है, लेकिन आप मदद ही नहीं ले रहे हैं कैप्टन सिंह। नहीं, ये वो सुझाव जो रख रहे हैं ना, वो सुझाव ये महाराष्ट्र में भी दिया करे ना, जहाँ सबसे कोरोना इतने उफान पे है कि एक दिन में पूरे देश में कितना आता है, उसके आधे अकेले महाराष्ट्र में आंकड़े आ रहे हैं। तो वो सुझाव वहां भी दे देना, वहां वो सुझाव ज्यादा काम आएंगे। और जिस पार्टी ने देश में 65-70 साल राज किया हो और वो पार्टी इस तरह की बातें करे, अरे स्वास्थ्य व्यवस्था तुमने 70 साल में क्या करी? तुमने कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनवाए। और मैं एक चीज आपको पल्लवी जी और कहना चाहूंगा, आज हमारे अडानी, अंबानी और टाटा सभी मदद के लिए आए हुए हैं। अभी आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी का महिमा मंडन अच्छा नहीं लग रहा था, अब आपको अंबानी और अडानी का महिमा मंडन करना है सर। बहुत लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, आपको पता है पीएम केयर फंड में आम आदमी तक ने अपने पैसे दिए हैं सर। मेरी बात सुने, वही मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी कि सब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और जिस परिवार ने इस देश को 70 साल लूटा, इस देश पे 70 साल राज किया, और इनका योगदान देखिए क्या है, क्या दिया इन्होंने योगदान? प्रधानमंत्रियों को कुर्बान बातों के अलावा योगदान देखो, 200 करोड़ रुपए जो
भाई इतने ही अगर सुझाव आपके अच्छे हैं तो आप छत्तीसगढ़ में दे दो, महाराष्ट्र में दे दो और आप राजस्थान में दे दो, जहाँ कोरोना बेहाल हो रहा है, लोग कहना गिनती आके वहाँ दुगने पड़ रहे हैं। तो ये लोग जो है ना इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें राजनीति, कोरोना में भी राजनीति नजर आ रही है। यहाँ भी राहुल का सोनिया का सर, इसी तरीके से तू मैं चलती रहेगी तो कोरोना से जंग कैसे लड़ पाएंगे हम? अगर क्रेडिट लेने की होड़ में रह गए हम तो किस तरीके से इन हालातों से निपट पाएंगे? वैसे भी समय रहते तो कोई भी कुछ कर नहीं पाया, अब जब समय निकलता जा रहा है हाथ से तब तो थाम ले चीजें। पल्लवी जी, पहले तो इन कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझाइए कि आप डिबेट में क्या पहली बार आए हो? आप जितने बार बोले हो मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ, और जब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ आप बीच में बोल रहे तो मुझे आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप नौसिखिया आए हो, आप नौसिखिया टीवी पे आके बैठ गए हो। थोड़ा डिबेट में बैठना सीखो जनाब, किसी की बात सुनना भी सीखो। सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते रहे दूसरे की नहीं सुनना है। इसी से आपकी पार्टी की और आपकी मंशा और आपका ये दिखाई देता है कि आप कितने सिद्धांतहीन हो। चलिए, बराबर बोले जा रहा हो, आपको बराबर बोलने के लिए नहीं है। ठीक है, दोनों एक साथ बोलते रहे, कोई सार्थक बात निकलकर सामने नहीं आ पाई और यहाँ पर भी अब समय की काफी कमी हो गई है। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कोरोना को कोहराम वैसे तो पूरे देश में ही नजर आ रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धीरे धीरे चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि योगी जिस तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं, क्या वो समय रहते स्थितियों को काबू में कर पाएंगे? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। कम ब्रेक।